आज हम एक और क्लास मैट्रिक का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, केसेस एक्सचेंज इन अलविलाई। जैसे मैंने आप लोगों को पहले पिछले लेक्चर्स के अंदर बोला था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कोई ना कोई रेस्पिरेटरी मीडियम, उस रेस्पिरेटरी मीडियम्स के अंदर टिश्यूज या ऑर्गन होते हैं। उसके अंदर जो मेन जो टिश्यूज हैं वो कौन सा है? एनिमल्स के अंदर वो है अलविलाई। जैसे प्लांट के अंदर स्टोमेटा होते हैं या मेसोफिल सेल्स होते हैं, वो गैसेस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते रहते हैं। ऐसे अलविलाई भी क्या करती है? गैसों का जो चेंज होना एक जगह से दूसरी जगह वो कौन कराती है? एनिमल्स के अंदर अलविलाई कराती है। अब देखो, गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन अलविलाई। एनिमल्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है वो अलविलाई के अंदर होते हैं। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, किसी के अंदर नहीं होता है। ये मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया था, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाती है तो वो डायरेक्ट हेमोग्लोबिन से बाइंड करती है और बाइंड करने के बाद वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होके फिर अलविलाई से एनवायरनमेंट के अंदर आती है। यानी कि पहले जैसे हमने ऑक्सीजन अंदर करने के बाद वो ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज से अटैच होगी, अटैच होने से बाद वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, उसी बात से वो कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द एनवायरनमेंट चली जाएगी, ठीक है। अब ये चीज याद रखना, गैसेस एक्सचेंज इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन प्रोसेस, ये चीजें याद रखनी है। कभी कभी लिक्विड्स या ज्यादातर गैसेस है वो हमेशा डिफ्यूजन फॉर्म के अंदर या एक डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए हमारी बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती रहती है, ठीक है। अब इसके अंदर वो अल्वुलस और प्लस में ब्लड कैपिलरी इन्वॉल्व होती है। ये किस्म की सिंगल सेल्ड लेयर है और बिल्कुल पतले से होते हैं। ये चीज याद रखनी है आपको कि दोनों की जो वॉल है, हम कह सकते हैं उसकी सेल मेम्ब्रेन है, बिल्कुल पतली सी होती है। अब ये चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जब इंसान कितनी गैस को इनटेक करता है या कितनी गैस को गिविंग आउट करता रहता है, ये हम परसेंटेज इसके अंदर देखेंगे। एक तो कंपोजिशन किस कौन सी गैस है और लेयरें कितनी है और बाहर कितनी निकाल रहे हैं, ये भी आप लोगों को देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब फर्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हालांकि हम 21% हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं और प्लस में 16% हम क्या करते हैं हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। वो 5% जो ऑक्सीजन है, वो 5% जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी यूज करती है डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट के अंदर 0.03% होती है और जब हमारी बॉडी से जब निकलती है वो तकरीबन 4% हाई कंसंट्रेशन निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि हर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो निकलता है, इसलिए कंबाइन होके एक बड़ा रेशो निकलता है जिसको हम 4 रेशो कहते हैं। इसकी जो सिस्टम है हम आगे पढ़ेंगे कि इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर फर्क क्या है। एक और चीज याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन भी अंदर जाती है, पर नाइट्रोजन जितनी इनटेक होती इतनी गिविंग आउट हो सकती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए कभी भी एनवायरनमेंट के जरिए या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए कभी भी नाइट्रोजन को ले नहीं सकते। हम हमेशा इस नाइट्रोजन को फूड के जरिए ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स ये वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे चेंज होते हैं, एक से ज्यादा वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। वो हमारी बॉडी के अंदर सैचुरेटेड होके एक ही किस्म के होके निकलते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप की गैसेस भी इन्वॉल्व होती है, इसलिए एक किस्म की निकलती रहती है। उसके बाद टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो जितना भी हो, भले कोई भी चेंज हो, या 40 से अबव हो या इवन 25 से ऊपर हो, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? एक हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर की तरह नॉर्मल होके उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
एनवायरनमेंट का भले टेम्परेचर चेंज हो जाए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 ही रहेगा, वो हमारी बॉडी उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। अब हम सारा मसला आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड से एक नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट के अंदर है वो 0.03% होती है और ये तकरीबन 4%। हमने कोई भी 2% उठाए, एक कह रहे हैं, दूसरे को बी कह रहे हैं, ये हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट की है, और दूसरी जो वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारी बॉडी से निकल रही होती है। जब वो लाइम वाटर से हमने मिक्स किया उस कार्बन डाइऑक्साइड को, एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कोई चेंजिंग वगैरह नहीं आई थी। अगर हम इस लाइम वाटर से क्या करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी कंसंट्रेशन हाई है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से निकल रही है, तो वो जो लाइम वाटर है वो एक दूध की तरह उसका कलर चेंज हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं एक और भी टॉपिक है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशंस कभी-कभी हम रेस्टिंग कंडीशंस के अंदर होते हैं, कभी-कभी एक्सरसाइज कंडीशंस के अंदर होते हैं, तो उसके दौरान हमारी जो बॉडी की रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। जैसे अगर देखा जाए तो ब्रीथिंग है ना, रेस्टिंग कंडीशंस के अंदर और ड्यूरिंग एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है, ये चीज याद रखना है। इसको रेगुलेट करने वाला हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, हमारे ब्रेन का पार्ट है। और ब्रीथिंग एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, ये चीज याद रखनी है कि ब्रीथिंग एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, या हम कहें रेस्पिरेशन पूरा इनवॉलंटरी प्रोसेस है जो कभी भी हम स्टॉप या रोक नहीं सकते, ठीक है। रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता रहता है, जैसे चेंज हो हमारी बॉडी के अंदर जो कंडीशंस है या आउटर जो कंडीशंस है वो चेंज हो, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो चेंज होते हैं। कभी-कभी रेस्टिंग कंडीशंस के अंदर होते हैं, कभी-कभी एक्सरसाइज कंडीशंस के अंदर होते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल तौर पे अगर रेस्टिंग कंडीशंस के अंदर देखा जाए तो इंसान के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर टूटता है, उस रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर और प्लस में हमारी बॉडी से एटीपी रिमूव होती है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब एक और चीज, एक ये होगा रेस्टिंग कंडीशंस के अंदर, कभी-कभी हमारी बॉडी एक्सरसाइज कंडीशंस के अंदर या रनिंग वगैरह हम करते रहते हैं, उसके दौरान वो जो रेस्पिरेशंस है वो उस रेस्पिरेशंस को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जो एक्सरसाइज कंडीशंस के अंदर होता है। ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर के अंदर टूटता है तो ये ग्लूकोज डायरेक्ट कन्वर्ट होता है किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। लैक्टिक एसिड इसके अंदर 6 कार्बन है, इसके अंदर 3 कार्बन है, इसके अंदर कोई कार्बन नहीं है, और ये जाके लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स वगैरह के अंदर स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद वहां पे मसल्स के अंदर पेन या फटेज या क्रैम्प हो जाता है, मुड़ जाता है, या थकावट महसूस होती है, या दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हम कहेंगे ये लैक्टिक एसिड जब हम स्टॉप करते हैं, यानी कि एक्सरसाइज को छोड़ के हम एक जगह पे बड़ी सांसें लेना स्टार्ट करते हैं, डीप ब्रीथिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो ये ऑक्सीजन फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी के अंदर जो लैक्टिक एसिड्स को तोड़ती है ना, वो उस ऑक्सीजन को हम कहेंगे डेप्थ ऑक्सीजन के, क्या कहेंगे, ऑक्सीजन डेप्थ कहेंगे। और ये फिर से इस लैक्टिक एसिड्स को कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स। ये चीज याद रखनी है कि इंसान कभी-कभी एनवायरनमेंट से सांस लेना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, या प्रॉपर तरीके से एनवायरनमेंट से सांस नहीं ले सकता है, तो उसके लिए एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए एक हम कह सकते हैं कि उसके लिए एक मशीन आती है जो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। जैसे सपोज करते हैं एक मशीन है जो वर्क करती है एज ए लंग्स तौर पे वर्क करती है, जो वो पेशेंट्स जो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन को या ब्रीथिंग करने में उसकी डिफिकल्टीज होती है, वो प्रॉपर तरीके से एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन नहीं ले सकती है, तो उसको मशीन के जरिए रिच ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है और डायरेक्ट उसके ट्रेकिया के अंदर ये
ट्यूब या पाइप को इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट करने के बाद वो माउथ के अंदर और विंड पाइप के अंदर प्रॉपर तरीके से उसको ऑक्सीजन वगैरह मिलती रहती है। उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए डिफरेंट टाइप के डॉक्टर्स वगैरह या नर्सेज वगैरह होती हैं, उनकी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशंस को वगैरह को सबको कंट्रोल करती रहती है। ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक था क्लास मेट्रिक फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।